माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी स्वीट डे टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर वेल एंड सेफ एट योर होम। जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। आज मैं आपका फिर से वेलकम करता हूँ अपने चैनल मदान स्टडी सर्कल पर। और आज हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर प्रोडक्शन की, और इसमें हम पढ़ेंगे टॉपिक लॉ ऑफ रिटर्न्स के बारे में। जी हाँ, प्रोडक्शन के अंदर लॉ ऑफ रिटर्न्स बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे हमें बहुत अच्छे से स्टडी करना होता है। इसके अंदर हम दो लॉ की स्टडी करेंगे। पहला जो लॉ हम स्टडी करेंगे वो रिटर्न टू फैक्टर है, जो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में एप्लीकेबल है। इसके अंदर जो लॉ बना है, इस लॉ टू रिटर्न टू फैक्टर है, इसके अंदर जो लॉ बना है और जिसे हम जानते हैं वो जानते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के नाम से। देखिए बोर्ड पर मैं आपको बताता हूं। पहला जो हम लॉ स्टडी करने वाले हैं आज वो है रिटर्न टू अ फैक्टर, अर्थात रिटर्न आना, यानी प्रोडक्शन का आउटपुट आना किसकी वजह से? एक फैक्टर की वजह से। आप तो जानते हैं कि ये जो प्रोडक्शन का एक फैक्टर का रिटर्न आता है वो फैक्टर होता है शॉर्ट रन में एप्लीकेबल वेरिएबल फैक्टर। जब हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते चले जाते हैं तो प्रोडक्शन के रिटर्न आते हैं, पहले बढ़ते हुए, फिर रुकते हुए और फिर घटते हुए। तो इस तरह प्रोडक्शन के इस शॉर्ट रन के अंदर, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर जो लॉ बना है वो बना है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जी हाँ, जो वेरिएबल फैक्टर के बढ़ाने से प्रोडक्शन पर क्या क्या इंपैक्ट आए हैं, प्रोडक्शन पहले बढ़ा है, फिर रुका है और घटा है, इस लॉ का डिस्क्रिप्शन जो है वो हम रिटर्न टू फैक्टर यानी कि शॉर्ट रन में एप्लीकेबल प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर स्टडी करेंगे। आज हमारा जो लॉ रहेगा वो रहेगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो इसको स्टडी करने से पहले मैं थोड़ा सा इधर इस रिटर्न टू अ स्केल के बारे में बता दूं। रिटर्न टू अ स्केल एक ऐसा लॉ क्रिएट करता है जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में बनता है। अब लॉन्ग रन क्या होता है? लॉन्ग रन इतनी लंबी समय अवधि होती है। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि शॉर्ट रन बड़ी स्मॉल सी अवधि है, इसमें वेरिएबल फैक्टर बढ़ाए जाएंगे, फिक्स फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे और प्रोडक्शन बढ़ेगा। ये एक ऐसी लंबी समय अवधि है कि इसके अंदर फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों को बढ़ाया जा सकता है। प्रोडक्शन को दोनों रूप से फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों को लगाकर बढ़ाया जा सकता है। अर्थात अगर मैं कहूं कि दोनों फैक्टर वेरिएबल है तो भी गलत नहीं होगा। ये इतनी लंबे समय अवधि होती है कि फिक्स फैक्टर डिसअपीयर हो जाता है, फिक्स फैक्टर फिक्स रहता ही नहीं है, वो भी वेरिएबल हो जाता है और वेरिएबल फैक्टर तो वेरिएबल है ही है। तो इसमें वेरिएबल फैक्टर एज वेल एज फिक्स फैक्टर दोनों को इंक्रीज करके प्रोडक्शन के पैमाने को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि ये लॉन्ग रन का कंसेप्ट है, इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। मेरे बच्चों, ये हम अगली वीडियो में स्टडी करेंगे। बिल्कुल, ये हमारा सेकंड लॉ टू रिटर्न टू स्केल है, सेकंड लॉ है। ये हमारा फर्स्ट लॉ है। इसमें हम आज स्टडी करने वाले हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में। चलिए मैं थोड़ी सी इसकी इंट्रो दे देता हूं। इंट्रोडक्शन किसके लिए? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये जो वेरिएबल प्रोपोर्शन का लॉ है मेरे बच्चों, ये एप्लीकेबल कब है? ये शॉर्ट रन में एप्लीकेबल। इट रेफर्स टू द लॉ, इट रेफर्स टू द लॉ, ये वो लॉ है which is applicable in short run, जो शॉर्ट रन में लागू होता है। ये स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम में लागू होता है। शॉर्ट रन क्या होता है? शॉर्ट रन इज अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, very small period of time in which production can be increased या output can be increased। प्रोडक्शन और आउटपुट द सेम थिंग इज, दोनों के एक ही मतलब है। आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ओनली वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हियर इन शॉर्ट रन जो स्मॉल अवधि हमें मिली है, बिकॉज इन शॉर्ट रन ऑफ फिक्स फैक्टर कैन नॉट बी increased due to short span of time। ठीक है मेरे बच्चों, समझने की कोशिश करो। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है, ये एक ऐसा लॉ है मेरे बच्चों
जो कि शॉर्ट टर्म में लागू होता है। और शॉर्ट टर्म इतना स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम होता है, इतनी छोटी अवधि होती है कि प्रोडक्शन को इसमें प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है केवल वेरिएबल फैक्टर को इंट्रोड्यूस करके। जी हां, ये जो शॉर्ट रन है इसके अंदर फिक्स फैक्टर को बढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है, अर्थात फिक्स फैक्टर को अरेंज या मैनेज नहीं किया जा सकता। तो ये लॉ है क्या, अब करते हैं इसकी डेफिनेशन। ये क्लियर हो गया हमें कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो शॉर्ट रन में लागू होने वाला, शॉर्ट रन में एप्लीकेबल होने वाला एक लॉ है, जिसमें प्रोडक्शन का इंक्रीमेंट होगा केवल और केवल किस वजह से, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, और वो भी सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर के इंट्रोड्यूस होने के कारण, क्योंकि शॉर्ट रन समय अवधि इतनी कम है कि इसमें फिक्स फैक्टर को बढ़ाया नहीं जा सकता है। चलो बच्चों, आज हम करते हैं इसकी डेफिनेशन। हम डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जो वेरिएबल प्रोपोर्शन का लॉ है इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, एज मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर इंक्रीज्ड along with one fixed factor। यहां पे आप एक बात ध्यान रखिएगा कि वेरिएबल फैक्टर की मात्रा को जो जो फिक्स फैक्टर की मात्रा के साथ बढ़ाएंगे, एक फैक्टर फिक्स होना जरूरी है। यहां वेरिएबल फैक्टर की मात्रा को जैसे जैसे हम फिक्स फैक्टर के साथ बढ़ाएंगे, अल्टीमेटली स्टेज कम, एज मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर्स आर इंक्रीज्ड along with the fixed factor, ultimately stage come, ultimately अंत में क्या होगा, a stage come when marginal production यानी MP, marginal production starts decline, मार्जिनल प्रोडक्शन घटना शुरू हो जाएगा। ये डेफिनेशन है मेरे बच्चों। यहां पर लॉ ये कहता है, लॉ इस बात को स्टेट करता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये भी लिख सकते हैं इसके आगे, दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ बताता है कि, क्या बताता है वो पढ़ते हैं, एज मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर फिक्स फैक्टर के साथ लगते हैं, एक फिक्स फैक्टर के साथ लगते हैं, प्रोडक्शन अंत में जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो घटना शुरू हो जाएगा। तो शुरू में क्या हुआ मार्जिनल प्रोडक्शन के साथ, इनिशियल स्टेज पे क्या हुआ, वो बढ़ा, बीच में वो रुका, और लास्ट में जाके वो एमपी जो है वो घटना शुरू हो जाएगा। जो डेफिनेशन मैंने लिखी है इसे मैं रफ नहीं करूंगा, इसे मैं मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि इसी डेफिनेशन को आप इन टेबल में प्रूव रूप से देखेंगे, पूरी तरह से प्रमाणित होगा टेबल से कि ये डेफिनेशन सही है। तो किसी भी लॉ को कराने से पहले उसकी एजम्पशंस को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये लॉ जो है काफी बार बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, इसीलिए आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। किसी भी लॉ को अगर आप अकाउंटिंग या इकोनॉमिक्स में करते हैं तो उसकी एजम्पशंस को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एजम्पशंस जो है वो सिचुएशन, वो सर्कमस्टांसेस, वो लिमिटेशंस होती है जिसके अंदर एक लॉ लागू होता है। अगर आपकी एजम्पशंस ना हो तो लॉ लागू नहीं होगा। तो इस लॉ को करने से पहले इसकी एजम्पशंस को, इसकी सीमाओं के दायरे को जान लेना बहुत जरूरी है। क्या होता है एजम्पशंस में, लॉ ऑफ वेरिएबल कहता है, इसमें है अ फैक्टर इज वन फैक्टर, इसकी एजम्पशंस में वन फैक्टर रिमेन फिक्स्ड, एक फैक्टर कम से कम फिक्स्ड होना चाहिए। वन फैक्टर रिमेन फिक्स्ड, एक फैक्टर फिक्स होना चाहिए, प्रोडक्शन का एक फैक्टर फिक्स होना चाहिए। Other factors are variable and can be increased along with fixed factor of fixed factor। जो एक फिक्स फैक्टर है उसके साथ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया जाना चाहिए। तीसरी बात अगर मैं आपसे कहूं, ये पहली बात भी हो सकती थी, दोनों को मिला दो, तो अगर तीसरी बात मैं यहां आप कहूं, दो के बाद तीसरी, तो यहां पर जो है
all variable factors are equally efficient। लगभग जो फैक्टर्स हमने वेरिएबल फैक्टर लगाए हैं, जो लेबर हम यहां इंट्रोड्यूस करेंगे, वो इक्वली स्किल्ड होने चाहिए, इक्वली इफिशिएंट होने चाहिए, इक्वली स्किल्ड होने चाहिए, ताकि वो एक स्टैंडर्ड वर्क जितना काम कर सके सभी मिलकर। ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। वो वन फैक्टर फिक्स, रेस्ट फैक्टर जो है वेरिएबल, और वो फिक्स फैक्टर के साथ लगने चाहिए। थर्ड, वेरिएबल फैक्टर जो है इक्वली एफिशिएंट या इक्वली स्किल्ड होने चाहिए। चौथा जो फैक्टर आपका मेन एजम्पशंस का है, टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आया तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जब जब टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आया है, ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी में कोई सुधार होता है तो प्रोडक्शन का ये लॉ हट जाता है, तो प्रोडक्शन एंड में जाके घटता नहीं है, वो बढ़ भी सकता है, तब ये लॉ लागू होना संभव नहीं है। तो ये चार इसकी मेन एजम्पशंस है। एजम्पशंस को स्टडी करने के बाद, क्योंकि एजम्पशंस अगर विद्यमान रहेंगी, ये अगर काम कर रही हैं, तो कोई लॉ एप्लीकेबल हो रहा है। जिस दिन ये टूटेगी उस दिन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, अब एजम्पशन स्टडी करने के बाद मैं बनाने वाला हूं एक स्केड्यूल, और वो स्केड्यूल आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को कंप्लीट स्टडी करा देगा। तो करते हैं स्टडी स्केड्यूल ऑफ, मैं इस लॉ को टेबल से प्रूव करने वाला हूं। स्केड्यूल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जो टेबल बन रही है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, वो मेरे पास इस प्रकार से है। देखिए, मैंने कहा था कि एक फैक्टर फिक्स होता है, तो ये मैं आपके सामने लिख रहा हूं फिक्स्ड फैक्टर। जो फिक्स फैक्टर है वो क्या है? मान लीजिए 1 एकड़ जमीन है, 1 हेक्टर लैंड है, 1 हेक्टर है, तो ये 8 1 1 1 1 1 1 1 1 फिक्स फैक्टर रिमेन फिक्स। ये 1 एकड़ ही लैंड हमारे पास है। अब होता क्या है, अब इसके साथ ये किसके साथ लगाया जाता है कि वेरिएबल फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, किसके साथ? फिक्स फैक्टर के साथ। हमने लिखा ना, एज मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर आर इंट्रोड्यूस्ड अलोंग विद फिक्स फैक्टर। तो फिक्स फैक्टर से वेरिएबल फैक्टर लगानी है। अब फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाइए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये मेरे बच्चों ये फिक्स फैक्टर था। मान लीजिए भूमि का एक टुकड़ा है, लैंड है, 1 हेक्टर ऑफ लैंड है, ये लेबर है। अब क्या होगा कि जैसे ही वेरिएबल फैक्टर की मात्रा को ज्यादा से ज्यादा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है फिक्स फैक्टर के ऊपर, हमारे पास प्रोडक्शन के अंदर आना चाहिए टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन। आपको अगर ये लॉ अच्छी तरह करना है तो मैं आपको ये कहूंगा कि आपको यहां लिखा गया है लास्ट में कि अल्टीमेटली एक स्टेज आने वाली है जहां पर आपका मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो हम मार्जिनल प्रोडक्शन की एक टेबल को मैं बता रहा हूं, फिगर्स, उसे याद रख लेना है। अगर एक वेरिएबल फैक्टर लगाते हैं तो प्रोडक्शन होता है 2, और दूसरा लगाते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ेगा 3, फिर और लगाएंगे तो 4। ये टेबल कुछ इस तरह से याद करनी है। ये जो एमपी वाली लाइन है, ये इस तरह से याद करनी है कि पहले प्रोडक्शन बढ़े, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर लगते हैं प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और फिर डिक्रीज होना शुरू होता है। और नहीं समझ, पहले इंक्रीज होता है और फिर डिक्रीज होना शुरू होता है, फिर 0 होता है और लास्ट में जाके ये घट जाता है। तो एमपी शुरू में बढ़ता है, फिर घटता है, रुकता है और लास्ट में नेगेटिव हो जाता है। ये अगर एमपी आपने याद कर लिया, पहले चढ़ता क्रम, फिर उतरता क्रम, फिर 0 और फिर माइनस। असेंडिंग ऑर्डर में 2 3 4 3 2 1 0 और -1। सिंपल है, पहले चढ़ाइए, फिर गिराइए, रोकिए और नेगेटिव कर दीजिए। अब आप जानते हैं कि एमपी अगर ये है मार्जिनल प्रोडक्शन, तो टीपी कैसे आता है? टोटल प्रोडक्शन आता है एमपी का सुमेशन। आप जानते हैं टीपी निकलता है एमपी के सुमेशन से। ठीक है, तो 2 एक प्रोडक्शन से 2, एक अगर वेरिएबल फैक्टर लगाया, प्रोडक्शन कितना हुआ था? मार्जिन तो एक एक को बताता है, एक लगाया तो 2 हुआ, अगला दूसरे वाला लगाया तो 3 हुआ, तो टोटल में कितना आ गया? 5, अर्थात 2 में 3 ऐड हो गए। 3 अगर वेरिएबल फैक्टर लगाए, तीसरे से कितना हुआ? 4, टोटल कितना हो गया? 9। आगे हो गया 9 और 3
12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 में फिर 0, कोई प्रोडक्शन नहीं इंक्रीज हुआ, 15 और फिर एक माइनस का होगा, कितना रह गया 14। तो मेरे बच्चों पहले ये प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, फिर ये गिरता है और फिर ये नेगेटिव होता है। तो आपको समझना क्या है कि इससे हमने बना लिया टोटल प्रोडक्शन। अब एवरेज प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रोडक्शन का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्शन को अगर हम क्वांटिटी या लेबर की इकाइयों से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाता है एवरेज प्रोडक्शन। कैसे फाइंड आउट करते हैं एवरेज प्रोडक्शन? जितनी भी हमारी टोटल प्रोडक्शन है इसको इसकी वेरिएबल जितनी हमने लेबर लगाई थी वेरिएबल फैक्टर उससे डिवाइड करेंगे। 2 को अगर 1 से डिवाइड करें तो 2 आता है, 5 को 2 से डिवाइड करें 2.5 आता है, 9 को 3 से डिवाइड करें तो ये 3 आता है, 12 को 4 से डिवाइड करें यहाँ 3 आता है, 4 को 5 से करें तो 2.7 आता है, 15 को 6 से करें 2.5 आता है, 15 को 7 से करें 2.1 आता है, 14 को 8 से डिवाइड करें तो 1.67 लगभग इतना आता है। अब क्योंकि ये लॉ ऐसा बताता है कि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर को फिक्स फैक्टर के साथ लगाएंगे एक स्टेज ऐसी आएगी कि मार्जिनल प्रोडक्शन घटेगा, लेकिन उस स्टेज से पहले मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ेगा। इस जो लॉ के अंदर है वो 3 स्टेट होती है मेरे बच्चों, आपको वो 3 स्टेट याद कर लेनी है। अब ये है हमारी फर्स्ट स्टेट, ये फर्स्ट स्टेट है। फर्स्ट स्टेट में प्रोडक्शन बढ़ता है, सेकंड स्टेट यहां तक है जब तक आके प्रोडक्शन रुकता है मेरे बच्चों। यहां तक भी ले सकते हैं, कई लोग 0 नीचे भी ले लेते हैं, यहां सेकंड स्टेज है। और जो लास्ट वाली है ये हमारी थर्ड स्टेज है जहां प्रोडक्शन हमारा एमपी नेगेटिव है। अगर मैं इसके बारे में लिखवाऊं तो मैं कह सकता हूं फर्स्ट स्टेज के अंदर देखो क्या हुआ था। फर्स्ट स्टेज में जो घटनाएं घटी वो आपको बतानी है। फर्स्ट स्टेज में एमपी बढ़ रहा है, एमपी इंक्रीजेस, एमपी बढ़ता है, टीपी ऑल्सो इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। ये 2 3 4 करके बढ़ रहा है ना, तो ये 2 के बाद कितना हुआ 5, अर्थात ये 3 बढ़ा, 3 के बाद ये कितना हुआ 9, पहले ये 3 बढ़ा फिर ये 4 बढ़ा। तो इसमें कह सकते हैं टीपी इंक्रीजेस, बढ़ तो रहा है लेकिन कैसे? एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है मेरे बच्चों। टीपी इंक्रीज हो रहा है लेकिन इंक्रीजिंग रेट से हो रहा है। कैसे? 2 3 4, ये तो एमपी है, एमपी इंक्रीज हो रहा है। साथ ही इसी साथ देखिए टीपी क्या क्या प्रभाव पड़ता है? टीपी इंक्रीजेस, पहले 3 इंक्रीज हुआ फिर 4 इंक्रीज हुआ, टीपी इंक्रीजेस 3 के बाद 4, इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, बढ़ती दर से बढ़ रहा है। तो एमपी में क्या हुआ इधर? एमपी इसमें क्या हुआ? एमपी डिमिनिशिंग, एमपी घटा है, डिमिनिशिज। अगर एमपी घटा है तो टीपी के साथ क्या हुआ? टीपी ये अगर घट रहा है, क्योंकि इसका एडिशन तो टोटल प्रोडक्शन में आना ही आना है, ये अगर घट रहा है तो टीपी जो है वो बढ़ तो रहा है लेकिन घटती दर से बढ़ रहा है, क्योंकि पहले 2 बढ़ा फिर 1 और फिर 1 फिर रुक गया। तो यहां एमपी अगर घटता है, टीपी इंक्रीजेस बढ़ रहा है एट डिमिनिशिंग रेट, ये घटती दर से बढ़ रहा है मेरे बच्चों। तीसरी अगर मैं बात करूं तो तीसरी बात यह है मेरे बच्चों कि तीसरी स्टेट में जाने के बाद क्या हुआ एमपी के साथ, आप खुद ही देखिए, ये स्टॉप हो गया यहां तक आकर और फिर यहां एमपी जो है वो नेगेटिव हो गया, एमपी नेगेटिव, इट बिकम्स नेगेटिव, एमपी नेगेटिव हो गया लेकिन टोटल प्रोडक्शन पे इसका असर ये आया, टोटल प्रोडक्शन घट गया। टीपी रिड्यूस्ड और डिक्रीज्ड, रिड्यूस्ड और डिक्रीज्ड, कुछ भी लिखिएगा, ये 3 स्टेज में हुआ। अब मेरे बच्चों ध्यान रखना, ये टेबल आपको मदद करेगी कि जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर के साथ अगर टेबल भी आप याद रखते हैं तो बहुत सारे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का जवाब आप दे सकते हैं। इसके बाद बारी आती है हमारे पास स्टडी करने के लिए, और वो है हमारे पास क्या, वो बनेगा डायग्राम किसका? इस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, डायग्राम मैं आगे बनाने वाला हूं, ठीक है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। ये जो टेबल आपने लर्न की है ये बहुत सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करेगी। किस किस का रिप्लाई करेगी? ये करेगी टोटल प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्शन का रिलेशन, ये रिप्लाई करेगी आपको एवरेज प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्शन का रिलेशन, और ये रिप्लाई करेगी सारे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के
क्वेश्चंस का। सो लर्न दिस टेबल, स्टडी दिस टेबल एंड कंसंट्रेट दिस टेबल सो दैट यू कैन गेट योर आंसर। उम्मीद करता हूं बच्चों समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।